हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जकवांश। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो हमने पिछले वीडियो में स्टेट लेजिस्लेचर्स को शुरुआत की थी, तो उसमें हमने फर्स्ट पार्ट देखा था गवर्नर का। तो गवर्नर के एस्पेक्ट्स को इन डिटेल में डिस्कस किया था हमने प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा माय फ्रेंड्स, तो ज़रूर जाकर देखें, है ना। तो आपको समझ जाएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एग्जीक्यूटिव्स एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या पावर्स एग्जीक्यूटिव पावर्स उनको दी गई होती है, क्या लेजिस्लेटिव पावर्स गवर्नर को दी गई होती है ना। और हमने सब कुछ डिस्कस किया था इन डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाकर देखें। तो आज का हमारे ये पर्टिकुलर वीडियो का टॉपिक है स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर को इन डिटेल में डिस्कस करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट देकर इसे पढ़े, बहुत ही क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू आपको। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स। तो शुरू करने से पहले अनअकैडमी ने प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएससी 2020 ये स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल आपके लिए लाया है, जो कि 5 सितंबर से शुरू हो चुका है माय फ्रेंड्स। तो इसमें गेस करो क्या मिलने वाला है आपको। तो आपको मिलने वाला है 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस माय फ्रेंड। तो इसे छोड़िए मत कि 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए माय फ्रेंड, है ना। तो ज़रूर इस अनअकैडमी यूपीएससी प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल को क्या करिए, ज्वाइन हो जाइए, जिसमें आपको 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस का फायदा उठाने को मिल सकता है माय फ्रेंड्स। और दूसरी चीज़ का अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज अनअकैडमी आपके लिए लाया है, जो कि पेपर 1 जीएस पर रहेंगे माय फ्रेंड्स। तो ये जितना भी आपको यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में पेपर 1 का पोर्शन रहता है, जितना भी सिलेबस रहता है, तो वहाँ पर ये भी सिलेबस यहाँ पर रहेगा। तो आपके क्या हो जाएंगी, यूपीएससी प्रीलिम्स की भी एक अच्छी तरह से एक परफेक्टली आपका रिवीजन हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इसमें टॉप 5 रैंक्स लाते हो माय फ्रेंड्स, तो आपको 6 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और अगर आप टॉप 25 रैंक्स आते हो टॉप 25 रैंक्स में, तो आपको क्या मिल रहा है माय फ्रेंड्स, आपको 3 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। तो ये अपॉर्चुनिटीज को हाथ से मत जाने देना माय फ्रेंड। और सिर्फ इतना ही नहीं, विन अ चांस टू हैव मीट यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स, टॉप अनअकैडमी एजुकेटर्स एंड अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ। तो इस मॉक टेस्ट को जरूर एनरोल कीजिए। ये मॉक टेस्ट के लिए बिल्कुल फ्री है, आपको रजिस्ट्रेशन फी कुछ नहीं भरना पड़ेगी। तो ये मॉक टेस्ट आपको कब अवेलेबल हो सकती है, तो हो सकती है 20 सितंबर को एंड 27 सितंबर को माय फ्रेंड्स। और आपको पता है कि 30 दिन से कम दिन रह चुके हैं, 1 महीने से कम दिन रह चुका है प्रीलिम्स यूपीएससी के प्रीलिम्स को। तो आप अपना प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ पूरा कर सकते हैं यूपीएससी सीएससी 2020 का माय फ्रेंड्स। ये आपको बहुत ही अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल जाते हैं माय फ्रेंड्स, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं अनअकैडमी की कोर्सेज को। तो कौन सा ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, तो लर्न लाइफ फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे हर एक कोर्सेज का। टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया से सीखने को आपको मिल सकते हैं, जितने भी स्पेशलाइज सब्जेक्ट के स्पेशलाइज एजुकेटर्स हैं, तो उनसे आपको सीखने को मिल सकता है। और एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस आपको मिल जाएगा, रेगुलर डॉक्टरिंग सेशंस आपको मिल जाएंगे, लाइव टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके आप में। तो ये बेनिफिट्स बहुत अच्छा है। और आंसर राइटिंग सेशंस, अगर आप यूपीएससी सीएससी के नहीं कोई भी एग्जाम्स अगर दे रहे हो माय फ्रेंड्स, तो ये आंसर राइटिंग सेशंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। आपको कैसे अपना रिप्रेजेंटेशन करना है, कैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो सब आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन पर। और मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको भरपूर मिल जाएगा, अनलिमिटेड मिल जाएगा माय फ्रेंड्स। और सिर्फ इतना ही नहीं कि 100% सिलेबस कवरेज आपको मिल जाएगा, डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस आपकी हो जाएंगी। तो आपको मालूम इन एवरी एग्जामिनेशन डेली करंट अफेयर्स प्ले अ वाइटल रोल, है ना। तो डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस भी आपकी इस सब्सक्रिप्शन के थ्रू हो रही है माय फ्रेंड्स। और परफॉर्मेंस एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा, सेक्शनल क्विजेस आपको मिल जाएंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी आपको मिल जाएगा माय फ्रेंड्स, जो कि यूपीएससी प्रिपरेशन से लेकर इंटरव्यू प्रिपरेशन तक आपको सब कुछ अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटीज हाथ से जाने मत देना। और ये जो बैचेस है, जो कोर्सेस अनअकैडमी के, वो 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं माय फ्रेंड्स। ये कोर्सेस आपको 3 मेन लैंग्वेज में सीखने को मिलेंगे। फर्स्ट है बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स, सेकंड है हिंदी जीएस बैच कोर्स, हिंदी वर्जन में सीखने को आपको मिल सकता है, इंग्लिश वर्जन में सीखने को आपको मिल सकता है बाय टॉप एजुकेटर्स, फुल सिलेबस कवरेज, प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करेंगे अनअकैडमी, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे उसमें, और इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी होगा, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया है। तो अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल जाते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन पर को, जो कि कोई भी अकेडमी आपको ये प्रोवाइड नहीं करती जितना अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रही है माय फ्रेंड्स। तो जाने मत देना यहाँ से अपॉर्चुनिटीज। और सिर्फ इतना ही नहीं कि आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स से रिगार्डिंग डेली करंट अफेयर टेस्ट वो सीरीज वो भी फ्री में अनअकैडमी आपको दे रहा है। अनअकैडमी ऐप पर रोज शाम 7:30 बजे 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स 40 मार्क्स के लिए इसमें टेस्ट एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। तो अनअकैडमी के साथ लेट्स क्रैक इट माय फ्रेंड्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं अनअकैडमी की कोर्सेज को, तो हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलें। हमारा प्रोमो कोड है सिंपल YT। अगर ये आप प्रोमो कोड यूज़ करते हैं सब्सक्रिप्शन खरीदने के वक्त, तो आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि 24 मंथ्स पर अगर 64,000 आपको पे करने पड़ रहे हैं माय फ्रेंड्स,
और अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं जिससे आपको 57,600 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी के कोर्सेज को और हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलें। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है ना। उसके थ्रू हमारा टेलीग्राम चैनल का आप ज्वाइन हो जाइए, जिसमें आपको पीपीडीज, पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स, एवरीथिंग रिगार्डिंग योर यूपीएससी सीएसई प्रिपरेशंस सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल होगा। तो जल्द से जल्द जाकर अनअकैडमी के कोर्सेज को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। तो चलिए माय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा, तो आज का हम स्टेट लेजिस्लेचर को इन डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में गवर्नर को डिस्कस किया था, है ना। तो अब मैं यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर जब पढ़ता हूँ ना माय फ्रेंड्स, जब मैं पढ़ रहा हूँ स्टेट लेजिस्लेचर, तो सबसे पहले हम रोल ऑफ द गवर्नर को देख लेते हैं, है ना। तो गवर्नर को हमने रोल ऑफ द गवर्नर तो पिछले वीडियो में डिस्कस ही किया है, बट वह मैं थोड़ा रिपीट करते हैं यहाँ पर, है ना। तो रोल ऑफ द गवर्नर को डिस्कस कर लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं कि रोल ऑफ द गवर्नर क्या बोलता है कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर अबॉलिश ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ हैविंग सच अ काउंसिल और द क्रिएशन ऑफ सच अ काउंसिल हैविंग नो सच काउंसिल। अब ये क्या बोल दिया भाई कि इसलिए बोला है मैंने माय फ्रेंड्स, इसलिए ये लॉ में ये बोला गया है कि इंडिया में बाइकैमरलिज्म स्ट्रक्चर है, ये आपको पता है ना। तो ये पार्लियामेंट सिस्टम में भी हमने डिस्कस किया था कि ये पार्लियामेंट सिस्टम 3 बेसिस पर डिपेंड करता है। तो ये सेकंड बेसिस है पार्लियामेंट सिस्टम का, सेकंड टाइप है, तो कि बाइकैमरलिज्म हम कैसे कहते हैं। तो बाइकैमरलिज्म मींस 2 हाउसेस होते हैं उसमें, और ये इंग्लैंड से कंसेप्ट हमने लिया था, ये हमें पता है ना। तो बाइकैमरलिज्म में 2 हाउसेस होते हैं, एक होता है अपर हाउस और दूसरा होता है लोअर हाउस। हम इंडिया में क्या बोलते हैं, अपर हाउस इज कॉल्ड एज ए राज्यसभा और लोअर हाउस इज कॉल्ड एज ए लोकसभा, है ना। तो बाइकैमरल होता है ये स्ट्रक्चर, है ना। तो यहाँ पर 2 हाउसेज होते हैं, आपको पता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। बट यहाँ पर जब हम स्टेट काउंसिल्स की बात जब करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात जब करते हैं ना माय फ्रेंड्स, तो हमें एक और ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर एक और ऑप्शन हमें कॉन्स्टिट्यूशन दे देता है, वो क्या होता है, यूनिकैमरल स्ट्रक्चर। अब यूनिकैमरल स्ट्रक्चर ये बाइकैमरल स्ट्रक्चर से बिल्कुल अपोजिट होता है। अब बाइकैमरल स्ट्रक्चर में हमने 2 हाउसेज देखे, बट यहाँ पर यूनिकैमरल स्ट्रक्चर में हम सिर्फ एक हाउसेज लेंगे, मीन्स गवर्नर होगा और लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी, है ना। तो आपको 2 चॉइसेस हो जाती है, अगर ये स्टेट की मर्जी होती है, अगर वो यूनिकैमरल स्ट्रक्चर को अपने स्टेट में लाए या फिर बाइकैमरल स्ट्रक्चर से अपने 2 हाउसेस लिए, मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली एक होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल एक होता है। ये 2 हाउसेस आप कर सकते हैं, दैट इज विधानसभा और विधान परिषद हम जैसे बोलते हैं। और यूनिकैमरल स्ट्रक्चर में सिर्फ आप एक ही असेंबली कर सकते हैं, मीन्स विधान सभा ही आप बना सकते हैं और गवर्नर बना सकते हैं, है ना। तो ये होता है रोल ऑफ द गवर्नर, है ना। अब देखेंगे हम लेजिस्लेटिव असेंबली होती क्या है ना। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का हम इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। चलिए माय फ्रेंड्स, अगर आप यूनिकैमरल स्ट्रक्चर है ना, अगर आपने अपने स्टेट्स में यूनिकैमरल स्ट्रक्चर रख दिया है, तो सिर्फ एक ही हाउस होता है यूनिकैमरल स्ट्रक्चर में, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया, तो वो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। तो आपको पता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। ये ध्यान में रखिए, ये कीवर्ड्स है कि आपको सवाल आ सकता है यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कि लेजिस्लेटिव असेंबली में किस प्रकार के मेंबर होते हैं, इलेक्टेड भी होते हैं और नॉमिनेटेड भी होते हैं, है ना। तो इसकी स्ट्रेंथ वेरीज होती है माय फ्रेंड्स, कि its strength varies from 6 to 500 in different states according to the different states of population, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि लेजिस्लेटिव असेंबली हमने अगर बना दी तो हम एक स्पेसिफिक नंबर्स के मेंबर्स ही वहाँ पर नहीं रख सकते। हाँ, जैसे कि हमने लोकसभा में ऐसा एक स्पेसिफिक नंबर दिया है कि इतने ही हो सकते हैं, राज्यसभा में 252 मेंबर्स ही हो सकते हैं, लोकसभा में 552 मेंबर्स ही हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वैसा नहीं किया। हमने क्या किया कि लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी अगर बन जाती है स्टेट्स की, तो वो वेरीज होती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 6 भी नहीं रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 500 भी नहीं होने चाहिए, मीन्स 500 भी नहीं होने चाहिए, मीन्स आपका नहीं क्या। और ये स्पेसिफिक वैल्यूज़ नहीं है, स्पेसिफिक रेंज नहीं दी गई है, आपको डिफाइनेड रेंज नहीं है, ये बढ़ भी सकती है। ऐसा नहीं बोला गया है कि आपके इसके बीच में ही मेंबर्स होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो आप लेजिस्लेटिव असेंबली में ज़्यादा मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में ज़्यादा मेंबर्स रख सकते हैं। अगर आपकी क्या होती है ना माय फ्रेंड्स, स्टेट की पॉपुलेशन कम होती है ना, तो आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में कम मेंबर्स भी रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता ना फ्रेंड्स, है ना। तो अब टर्म क्या होती है, अभी टर्म इनकी होती है 5 ईयर्स, है ना। तो सब कुछ अगर ठीक चल रहा हो माय फ्रेंड्स, कि टर्म अगर 5 ईयर्स की और उससे कम भी हो सकती है, तो उससे कम कैसे हो सकती है कि सब कुछ अगर ठीक ठाक चल रहा हो, आपको मेजोरिटी ऑफ हाउस है, आप कॉन्फिडेंस लेते हो मेजोरिटी ऑफ हाउस का, आपका सब कुछ आपका प्रोसीजर सब ठीक चल रही हो, तब आपने क्या 5 ईयर्स तक अपना लेजिस्लेटिव असेंबली को बरकरार रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। बट अगर गवर्नमेंट कोलैप्स हो गया, अगर मेजोरिटी नहीं है गवर्नमेंट में, अगर यूनिटी नहीं है गवर्नमेंट में, अगर कोई रीजन से गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाता है माय फ्रेंड्स, तो आप 5 ईयर्स से कम का भी पीरियड लेजिस्लेटिव असेंबली
के लिए रख सकते हो। 5 ईयर से कम में भी लेजिस्लेटिव असेंबली क्या कर सकते हो, हम डिसॉल्व कर सकते हैं, है ना माय फ्रेंड्स। तो सिर्फ ये लेजिस्लेटिव असेंबली हम डिसॉल्व कर सकते हैं या फिर उसे बरकरार नहीं रख सकते, मेंटेन नहीं रख सकते क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। इसका टाइम नहीं बढ़ा सकते क्या हम? ये बढ़ा भी जा सकता है ना, ये लेजिस्लेटिव असेंबली बढ़ाया भी जा सकता है, 5 ईयर्स के आगे तक बढ़ाया जा सकता है। तो कौन से सिचुएशन में? तो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। हमने देखा कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान लोकसभा भी आगे एक्सटेंड होते हैं, 1 ईयर ईच एक्सटेंड होता है। अगर आप तो जो नेशनल इमरजेंसी में जो प्रोसेस होता है ना माय फ्रेंड्स, तो 6 मंथ्स के स्टेप बाय स्टेप से वो आप नेशनल इमरजेंसी अप्लाई कर सकते हो कंट्री में। तो एट द टाइम अगर स्टेट में अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो हम 1 ईयर ईच पीरियड बढ़ा देंगे किसका? लेजिस्लेटिव असेंबली का माय फ्रेंड्स। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में एक्सटेंड भी हो सकती है और डिसॉल्व भी हो सकती है 5 ईयर्स से पहले और 5 ईयर्स के बाद में तक एक्सटेंड हो सकती है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 352। अगर अंडर द आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल लग गया तभी आपकी एक्सटेंड हो सकती है लोकसभा की असेंबली, और सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी एक्सटेंड हो सकती है। और थर्ड, अगर आपका क्या हो गया ना माय फ्रेंड्स कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लग जाती है स्टेट में तभी आप लेजिस्लेटिव असेंबली को एक्सटेंड कर सकते हैं 1 ईयर ईच के लिए, है ना माय फ्रेंड्स। तो हम आगे देखेंगे कि क्वालिफिकेशंस क्या लगता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। अगर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स बनना है तो आपको किस क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है माय फ्रेंड्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिटीजन्स ऑफ इंडिया होने चाहिए, है ना। तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया होने चाहिए, पोजेसेस सच क्वालिफिकेशंस एज मेनी बी प्रिस्क्राइब बाय और अंडर द लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो भी पार्लियामेंट ने, जो भी यूनियन ने आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो लॉज बनाए हैं उस लॉज के मुताबिक आपके क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। अगर उस लॉज के मुताबिक आपके क्वालिफिकेशंस नहीं होते माय फ्रेंड्स तो आप इन केस आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो। अगर पार्लियामेंट ने अगर कोई भी स्पेसिफिक लॉज आपके लिए बनाया है आपके लेजिस्लेटिव मेंबर्स के असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स में, तो आप अगर उस क्वालिफिकेशंस पे नहीं बैठ रहे हैं ना माय फ्रेंड्स तो आप वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स नहीं बन सकते, है ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अंडर द लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट यू शुड मेंटेन द लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। और अनसाउंड माइंड के आप होने नहीं चाहिए, आप फिजिकली डिसेबल्ड नहीं होने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है अपने आप में कि आप अगर फिजिकली डिसेबल्ड हो तो आप लोकसभा के या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं बन सकते माय फ्रेंड्स, है ना। तो ये क्वालिफिकेशंस जरूरी होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के और डिस्क्वालिफिकेशंस जरूरी होते हैं, है ना। तो क्वालिफिकेशंस आपको समझ में आया कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया होने चाहिए और जो भी पार्लियामेंट ने आपके लिए लॉ बनाए हैं उस लॉ के मुताबिक आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तभी आप लेजिस्लेटिव असेंबली के, तभी आप विधानसभा के मेंबर्स बन सकते हैं माय फ्रेंड्स, है ना। अब आगे देखते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली, अभी लेजिस्लेटिव असेंबली क्या कहते हैं ना फ्रेंड्स। अब हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली वो पूरी लोकसभा की तरह बिहेव करती है माय फ्रेंड्स। अगर आप लोकसभा से कंपेयर करते हो इस लेजिस्लेटिव असेंबली को तो नियरली सेम होती है, लोकसभा की जैसे ये बिहेव करती है। तो ये यहाँ पर स्पीकर ये लोकसभा से इलेक्ट करते हैं, है ना। तो ये जो स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वो भी कहाँ से होते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली से होते हैं, है ना माय फ्रेंड्स। तो लोकसभा में भी ऐसा ही करते हैं। तो वहाँ पर इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर, है ना माय फ्रेंड्स, अगर इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर डिप्टी स्पीकर को हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बना सकते हैं। मैंने क्या बोला? एब्सेंस, मैंने वैकेंट नहीं बोला, ये यहाँ पर ध्यान में रखिए कि इन एब्सेंस ऑफ द स्पीकर अगर किसी भी तरह से प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के अगर वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है किसी भी रीजन से, तो उस वक्त इन द एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर आप डिप्यूटी स्पीकर्स को क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं। टेम्पोररी आप क्या कर सकते हैं? उनके कुर्सी पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का काम कर सकते हैं डिप्यूटी स्पीकर। तो ये दोनों क्या होता है ना, लोकसभा के हमने देखा कि लोकसभा के स्पीकर्स और डिप्यूटी स्पीकर्स दोनों लोकसभा से बिलोंग करते हैं, लोकसभा के ही मेंबर्स होते हैं। और यहाँ पे भी वही देखा गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी स्पीकर होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट जो डिप्यूटी स्पीकर्स होते हैं माय फ्रेंड्स, वो भी लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली से ही बिलोंग करते हैं, है ना माय फ्रेंड्स। अब हमको यहाँ पर ना 2 चॉइसेस दी गई होती है माय फ्रेंड्स को, अगर आप यूनिकैमरल स्ट्रक्चर रख दो या बाइकैमरल स्ट्रक्चर रख दो, है ना। तो आपको नहीं क्या 2 चॉइसेस होती है। अगर आप बाइकैमरल स्ट्रक्चर रखते हैं तो आपको 2 हाउसेस होती है। मीन्स आपको क्या होता है ना माय फ्रेंड्स, आपको लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी होती है आपके पास, आप बाइकैमरल स्ट्रक्चर अगर रखना चाहते हो तो। अगर आप यूनिकैमरल स्ट्रक्चर रखना चाहते हो तो मैंने अभी डिस्कस किया कि आपको एक ही असेंबली होती है, तो वो होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज विधान परिषद आप कर सकते हैं सिर्फ, और उसका गवर्नर होता है ना। तो ये किसकी मर्जी होती है, मतलब ये किसकी मर्जी दिख रही है आपको? ये पूरी और पूरी स्टेट्स की मर्जी होती है। अगर स्टेट्स ने चाहा कि हमें बाइकैमरल स्ट्रक्चर चाहिए, हमें विधान परिषद भी चाहिए, तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है? उन्हें विधान परिषद दे सकता है। अगर स्टेट्स को नहीं चाहिए, यूनिकैमरल स्ट्रक्चर ही चाहिए, तो पार्लियामेंट उन्हें क्या दे सकता है माय फ्रेंड्स? सॉरी, तो पार्लियामेंट उन्हें क्या दे सकता है माय फ्रेंड्स?
विधानसभा ही दे सकता है ना। तो ये अगर स्टेट्स को अगर बाइकैमरल स्ट्रक्चर चाहिए माय फ्रेंड्स, तो वो रिजोल्यूशंस करता है, और जो रिजोल्यूशंस वो अपने करता है बाइकैमरल का कि हमें 2 हाउसेज चाहिए, हमें विधान परिषद भी चाहिए, तो वो रिजोल्यूशंस लेकर वो पार्लियामेंट जाता है ना। तो ये पार्लियामेंट पर उनके रिजोल्यूशंस ये बाइंडिंग नहीं रहते, ये ध्यान में रखना। क्या ऐसा थोड़ी नहीं स्टेट से वो रिजोल्यूशन गया है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली से वो रिजोल्यूशन गया और वो वहाँ पर पास ही हो, ऐसा कुछ नहीं। ये बाइंडिंग नहीं है, इनके एड एंड एडवाइस बाइंडिंग नहीं है, इनका ऑर्डर्स बाइंडिंग नहीं है पार्लियामेंट पर। पार्लियामेंट को अगर लगता है कि वो कर ले तो वो लेजिस्लेटिव उनको विधान परिषद दे सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल दे सकता है, अगर वो ना चाहे तो नहीं दे सकता, वो बहुत देर तक पेंडिंग भी रख सकता है पार्लियामेंट में, है ना। तो इस पर कोई आप पॉइंट नहीं उठा सकते कि वहाँ पर पार्लियामेंट पेंडिंग भी रख सकता है, या आपके जो एड एंड एडवाइस है वो बाइंडिंग नहीं है पार्लियामेंट पर, है ना। तो अगर आपको विधान परिषद चाहिए तो आप कैसे विधान परिषद को कर सकते हैं, रिजोल्यूशंस कैसे दे सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं ना, आपके हाउस का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस 2/3 वोट करेंगे, है ना माय फ्रेंड्स। तो आपको वोटिंग अच्छी होगी तो रिजोल्यूशन देंगे, पर ये रिजोल्यूशन पार्लियामेंट पर क्या नहीं रहता माय फ्रेंड्स, बैंडिंग नहीं रहता, ये ध्यान में रखिए, है ना माय फ्रेंड्स। तो अब तो होते हैं ना, तो बहुत बार अगर आप विधान परिषद आपकी हो गई, रिजोल्यूशन पास कर दिया पार्लियामेंट ने, और आपको अनुमति दे दी कि आप क्या कर सकते हैं, आपके स्टेट्स में विधान परिषद बना सकते हैं, आप बाइकैमरलिज्म स्ट्रक्चर आप कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी तरह से किसी भी तरह से आपको स्टेट्स को लगा कि मुझे आप विधान परिषद नहीं चाहिए, अभी मेरा विधानसभा से काम चल जाता है, तो विधान परिषद मुझे नहीं चाहिए, तो आप विधान परिषद डायरेक्टली डिसॉल्व कर सकते हो क्या, विधान परिषद डायरेक्टली डिसएस्टैब्लिश कर सकते हो क्या। आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ कि आंध्र प्रदेश ने कई बार विधान परिषद बनाई और कई बार उसे डिसॉल्व किया है ना माय फ्रेंड्स, और कई बार उसे क्या किया है, डिसॉल्व किया है, खत्म कर दिया है। तो ये कि प्रेजेंट में अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए आंध्र प्रदेश। तो उन्हें बहुत बार विधान परिषद बनाई और बहुत बार उन्हें क्या किया, डिसॉल्व कर दी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, है ना माय फ्रेंड्स। तो हम क्या करते हैं ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को इन डेप्थ में डिस्कस करते हैं अभी आगे क्या होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के हम तरफ मुड़ते हैं कि अगर तो आपका अगर अपर हाउस बन गया, है ना, आपने पार्लियामेंट ने आपको रिजोल्यूशन दे दिया, आपका रिजोल्यूशन पास हो गया, पार्लियामेंट ने आपको दे दिया, है ना, तो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गया आपके स्टेट में। तो वो किस प्रकार के मेंबर्स यहाँ पर इलेक्ट हो जाते हैं, किस प्रकार के मेंबर्स यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स बन सकते हैं माय फ्रेंड्स। तो वो होते हैं 1/3। अब ये रूल आप ध्यान में रख लो कि 1/3, 1/3, 1/12 एंड 1/6 के मीन्स 1/3 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं, वहाँ से लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स बन सकते हैं। और 1/3 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द लोकल बॉडीज, जो कि आपके लोकल बॉडीज है, जो कि आपके लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के 1/3 मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स बन सकते हैं। और 1/12 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट बन सकते हैं, तो ये मेंबर्स ने मैक्सिमम या मिनिमम 3 साल तक ये ग्रेजुएशन होना चाहिए, 3 साल की एक ग्रेजुएशन की एक डिफाइनेड पीरियड होना चाहिए। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक करना चाहिए, है ना, कम से कम आपने 3 साल तक ये अपना ग्रेजुएशन होना चाहिए, 3 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो वो यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हो जाते हो माय फ्रेंड्स, तो आप मेंबर्स बन सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के। और 1/6 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। अब यहाँ पे अगर आप राज्यसभा में देखो तो राज्यसभा के मेंबर्स भी नॉमिनेट किए जाते हैं, बट राज्यसभा के मेंबर्स हमने एक डिफाइनेट वैल्यूज हमें वहाँ पर मालूम पड़ती है कि राज्यसभा के 12 मेंबर्स ही क्या होते हैं, वहाँ पर नॉमिनेट किए जाते हैं। बट यहाँ पर अब हमें डिफाइनेट वैल्यू नहीं दी गई माय फ्रेंड्स, डिफाइनेट वैल्यू नहीं की हमने, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस की वैल्यू हमें मालूम पड़ती है कि 1/6 मेंबर्स नॉमिनेटेड कर सकते हैं गवर्नर की तरफ से, है ना। तो वहाँ पर राज्यसभा में कौन नॉमिनेट करता है, वो होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिस, जो कि प्रेसिडेंट वहाँ पर नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स, है ना। तो यहाँ पर कौन करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो करते हैं गवर्नर, है ना। तो इस किस बेसिस पर करते हैं राज्यसभा में हमने देखा, तो वो जो मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, तो किस बेसिस पर उन्हें नॉमिनेट किया जाता है, तो वो होते हैं माय फ्रेंड्स के आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर, सोशल साइंस, ये 4 बेसिस पर क्या करते हैं, हम नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। तो यहाँ पर भी हम 4 बेसिस पर ही नॉमिनेट करते हैं, बट एक बेसिस यहाँ पर बढ़ जाता है, तो होता है कोऑपरेटिव मॉडल। हम कोऑपरेटिव मॉडल के थ्रू भी नॉमिनेट कर सकते हैं बाय द गवर्नर, है ना। तो यहाँ भी आर्ट्स होता है, यह भी साइंस के थ्रू हम कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को अपॉइंट, और आर्ट्स, साइंस, सोशल साइंस, लिटरेचर्स और कोऑपरेटिव मॉडल से भी हम क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो नॉमिनेट किसके थ्रू करते हैं, हम गवर्नर के थ्रू करते हैं। तो यही डिफरेंस होता है राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स में, जो कि राज्यसभा की एक फिक्स वैल्यू दी गई होती है, और यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस हमें ये वैल्यू दी गई है। और यहाँ पर एक स्पेसिफिकेशन बढ़ता है, एक नॉमिनेशंस का वो सब्जेक्ट बढ़ जाता है कि आप कोऑपरेटिव मॉडल से भी मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते हो गवर्नर के थ्रू, है ना माय फ्रेंड्स। तो अब क्वालिफिकेशंस क्या जरूरी होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे क्या क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है। तो यहाँ पर क्या है ना कि आप सिटीजन्स ऑफ इंडिया होने चाहिए।
तो यहाँ पर जो हमने लेजिस्लेटिव असेंबली की क्वालिफिकेशंस में देखा, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन में जो चीज़ें देखी वही यहाँ पर सेम यही लगती है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स को क्वालिफिकेशन। अगर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का मेंबर बनना है तो आपको सेम ही लगेंगे। यहाँ पर क्या लगेंगे? सेम ही क्वालिफिकेशन लगेंगे यहाँ पर, है ना माय फ्रेंड्स। तो आपको क्वालिफिकेशन में क्या दिया गया है माय फ्रेंड्स? तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए आप, तो मोर देन 30 इयर्स ऑफ एज आपकी होनी चाहिए। नाउ पोजेसेस सच क्वालिफिकेशंस एज मेनी बी प्रिस्क्राइब बाय और अंडर द लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। जो हमने लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स में भी देखा और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स में भी देखा, तो बोथ ऑफ द सेम क्वालिफिकेशंस लगती है दोनों को, और अपन सॉन मैन के नहीं होने चाहिए। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1951 में आप ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए कि जिसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाइड हो इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो वहाँ भी और यहाँ भी क्वालिफिकेशन सेम है ना फ्रेंड्स। अब हम आते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स किस तरह के होते हैं ना। तो माय फ्रेंड्स, अब हम लोकसभा को हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को और राज्यसभा को कंपेयर करते हैं ना जब, तो माय फ्रेंड राज्यसभा में क्या होता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, है ना। तो यहाँ भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, हाँ। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की जरूरत होती है और राज्यसभा में भी हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की जरूरत होती है। बट मेजर डिफरेंस क्या होता है कि राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं माय फ्रेंड्स, वो हमारे कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं, है ना। तो वो उनका राज्यसभा के मेंबर से कोई लेना देना नहीं होता, राज्यसभा के कमेटी से कोई लेना देना नहीं होता, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। वो क्या होते? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते, समझ रहे हो। तो वो कौन होता है? वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बनने जा रहे हो तो आपको क्या होना जरूरी है कि आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के क्या होना जरूरी है? आपको मेंबरशिप होना जरूरी है, आप लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स होने चाहिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस है। मगर आप अगर जाते हो कि राज्यसभा में जो डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं वो क्या होते हैं? वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं। तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं, जो डिप्यूटी स्पीकर्स होते हैं, जो डिप्यूटी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, तो वो कौन होते हैं? वो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल से ही बिलोंग करते हैं, है ना। तो डिफरेंस समझ में आ गया आपको कि राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो एक्स ऑफिशियो होते हैं जिनका राज्यसभा से कोई रिलेशन नहीं होता। और यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होनी चाहिए। और जो कि डिप्यूटी स्पीकर्स होते हैं, डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो क्या होते? मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के। और यहाँ पे भी जो कि डिप्यूटी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, जो डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, वो भी मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, है ना। अब लोकसभा में भी आप देखो कि लोकसभा के जो स्पीकर्स होते हैं इट इज बिलोंग टू द लोकसभा मेंबर्स, एंड लोकसभा के जो डिप्यूटी स्पीकर होते हैं इट इज ऑल्सो बिलोंग टू द लोकसभा मेंबर्स। तो आपको यहाँ पर ट्रैप में मत फंस जाना माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको एक ध्यान से यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा कि किस किस मेंबर्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के क्या होते हैं, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के होते हैं या वो लोकसभा के मेंबर से ये करते बिलोंग करते हैं क्या नहीं करते। तो आपको ये एक स्ट्रक्चर वाइज स्टडी करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको समझाया अभी। नाउ अब क्या होता है ना माय फ्रेंड्स कि जो भी है ना कि इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, तो अभी समझा मैंने कि ये इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स भी और आपके डिप्यूटी स्पीकर्स भी और डिप्यूटी चेयरमैन भी, है ना माय फ्रेंड्स। तो अब आगे देखते हैं हम क्या रोल ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्या होता है। तो रोल ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्या होता है कि ये जो रोल होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो राज्यसभा के से सेम होता है क्या? राज्यसभा के इतना ही होता है क्या? तो बिकॉज तो वो राज्यसभा से बिलोंग नहीं करता। मतलब राज्यसभा के जो रोल्स होते हैं वो क्या कर सकता है लोकसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पर उनके अलग अलग रोल्स होते हैं। तो क्या रोल होते हैं माय फ्रेंड्स के यहाँ पर अगर बिल के इश्यू में कोई प्रॉब्लम्स आता है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स उन्हें स्टॉप नहीं कर सकती। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वहाँ पर डिले कर सकती है, आप डायरेक्टली स्टॉप नहीं कर सकते उस प्रोसीजर्स को। अगर बिल पास होने के लिए गया विधान परिषद में तो आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट डिले नहीं, आप डिले कर सकते हैं बट क्या नहीं कर सकते? डायरेक्ट उस प्रोसीजर को स्टॉप नहीं कर सकते। और इन केस राज्यसभा में क्या होता है कि आप अगर प्रोसीजर्स आप अगर कहीं पास होने जा रहा है आपका बिल राज्यसभा में, तो आपको क्या कर सकते हैं कि आप रिकमेंडेशन के साथ लोकसभा में भेज देते हैं, है ना। और आप वो प्रोसीजर को क्या कर सकते हैं? डिले भी कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। तो ये रोल के बीच में जमीन आसमान का फर्क है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को रोल के बीच में और यहाँ पर क्या है ना राज्यसभा के रोल्स में। तो ये बाइकम्युनिज्म स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपर हाउस है, यहाँ पर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अपर हाउस और वहाँ पर भी राज्यसभा इज अपर हाउस एंड लोअर हाउस इज लेजिस्लेटिव असेंबली एंड वहाँ पर क्या होता है? लोकसभा होता है। तो ये था हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा माय फ्रेंड्स तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियो को और जरूर शेयर करना ना भूलें। और माय फ्रेंड्स जरूर सब्सक्राइब करें अनअकैडमी के कोर्सेज को और हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलें, जिसकी वजह से आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल सकता है। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, जिसकी वजह से आपको क्या होगा? पीपीटी PDF सब कुछ आपके जो प्रिपरेशन के लिए आपको ज़रूरी है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, है ना माय फ्रेंड्स। तो चलिए माय फ्रेंड्स
हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।